प्रेम। प्रेम। लेकिन हम वो रोमांटिक कॉमेडीज या सेल्फ हेल्प किताबों वाले प्रेम की बात नहीं करेंगे। हमारे हाथ एक ऐसी लिखाई लगी है, बहुत छोटी सी, जो शायद प्रेम के बारे में आपकी सारी धारणाओं को जड़ से हिला दे। हाँ, ये कोई लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं है, बस कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन ये पंक्तियां एक डायनामाइट की तरह हैं, जो हमारे लव के बने बनाए कॉन्सेप्ट्स को उड़ा सकती हैं। ये संत महात्माओं की समझ को हमारे सामने रखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विस्फोटक विचार को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पहली ही लाइन वो एक तरह की चेतावनी देती है। लिखाई कहती है, प्रेम के जो मायने संत महात्मा समझाते हैं, उन्हें सुनकर हम सचेत हो जाते हैं। सचेत हो जाते हैं। हाँ, सचेत हो जाते हैं, मतलब अलर्ट। ये शब्द ही अपने आप में बड़ा दमदार है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो, सावधान, आगे का रास्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये बहुत दिलचस्प शुरुआत है। सचेत होना यहाँ सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक तरह का वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल, सही कहा। एक तरफ ये हमें हमारे प्रेम के वो जो सतही और सेल्फ सेंटर्ड विचार हैं, उनके प्रति सावधान करता है। वो प्रेम जो मुझे क्या मिलेगा पर टिका होता है। और दूसरी तरफ ये हमें एक ज्यादा गहरी, एक ऊंची सच्चाई के प्रति जगा रहा है, कॉन्शियस कर रहा है। जैसे कोई कह रहा हो, जिस चीज को तुम अब तक प्रेम समझ रहे थे, वो तो बस ट्रेलर था, या शायद गलत फिल्म का टिकट था। हाँ, बिल्कुल। असली मतलब कुछ और ही है, और उसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। और वो असली मतलब अगली ही पंक्ति में एक झटके की तरह सामने आता है। स्रोत कहता है, प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करके उस एक में समाकर एक हो जाना। एक मिनट। अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करना मतलब टू कंप्लीटली अनाइलेट योर ओन एग्जिस्टेंस। ये सुनने में तो प्रेम नहीं बल्कि कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट लग रहा है। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसा है। हाँ, बिल्कुल। पहली बार सुनने में ये डरावना ही लगता है। और यहीं पर इस परिभाषा की जो रैडिकल नेचर है वो सामने आती है। यहाँ हस्ती शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। इसका मतलब हमारी फिजिकल बॉडी या सोशल आइडेंटिटी से नहीं है। इसका गहरा मतलब है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, वो मैं का भाव जो 24 घंटे हमारे अंदर बाजता रहता है। मैं सही हूं, मुझे ये चाहिए, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई, मेरा अस्तित्व। हाँ, मेरा अस्तित्व। ये परिभाषा कह रही है कि प्रेम की पहली और आखिरी शर्त ही इस मैं को पूरी तरह से मिटा देना, डिसॉल्व कर देना है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी तो हमें सेल्फ लव और एक हेल्दी ईगो बनाने की बात सिखाती है कि पहले खुद से प्यार करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। ये तो उस पूरी सोच के एकदम ऑपोजिट जा रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को मिला रहे हैं। अच्छा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें इस दुनिया में बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है। एक हेल्दी ईगो वहां जरूरी है। लेकिन ये स्रोत एक मिस्टिकल, एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। इस नजरिए से ईगो ही वो दीवार है जो हमें एक गहरी सच्चाई से, एक दूसरे से और उस परम सत्ता से अलग करती है। तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब नेगेटिव नहीं है। ये उस झूठे सेल्फ को मिटाने की बात है ताकि जो असली है वो सामने आ सके। ये खुद को खोना नहीं है, बल्कि उस मैं की कैद से आजाद होना है जो हमें बांध कर रखता है। ठीक है, तो ये मैं को मिटाने की एक पॉजिटिव प्रोसेस है, हार नहीं। ये बात थोड़ी समझ में आई, पर अभी भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, शायद स्रोत इसे और साफ करे। हाँ, वो कहता है, प्रेम का मतलब है दूसरे का रूप बन जाना, दूसरे में लीन हो जाना। लीन हो जाना यानी टू मर्ज, ये तो फिर भी समझ आता है। लेकिन दूसरे का रूप बन जाना, ये तो सुनने में और भी ज्यादा एक्सट्रीम लगता है। मुझे तो कोडिपेंडेंसी की याद आ रही है। सही, जहाँ एक इंसान दूसरे में अपनी पहचान पूरी तरह खो देता है और जिसे आज बहुत अनहेल्दी माना जाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि सतह पर यह कोडिपेंडेंसी जैसा ही लग सकता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोडिपेंडेंसी डर से पैदा होती है, अकेले रह जाने का डर, अपनी कीमत खुद न जानने का डर। उसमें मैं मिटता नहीं है, बल्कि मैं और ज्यादा नीडी और ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, ध्यान दीजिए, मैं अभी भी वहां है। अच्छा, हाँ, मैं तो है, बस वो खुद को कमजोर मान रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन ये परिभाषा जिसकी बात कर रही है वो डर से नहीं, बल्कि प्योर लव से पैदा होती है। दूसरे का रूप बन जाने का मतलब है कि अब दो हैं ही नहीं। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी सबसे अच्छी एनोलॉजी शायद एक नदी की है जो समंदर में मिलती है। जब नदी समुंदर में मिलती है तो वो अपनी पहचान, अपना नदीपन खो देती है। वो समुंदर का ही रूप बन जाती है। वाह। वो ये नहीं कहती कि मैं समंदर के बिना कुछ नहीं हूं,
वो बस समंदर बन जाती है। वहां कोई कमी या डर का भाव नहीं है, वहां सिर्फ विस्तार है, एक्सपेंशन है। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। तो कोडिपेंडेंसी में मैं डेस्परेट रहता है और यहाँ मैं डिसॉल्व हो जाता है। एक में डर है, दूसरे में आज़ादी। तो जब स्रोत कहता है दूसरे का रूप बन जाना, उसका मतलब है कि प्रेमी का अपना कोई एजेंडा, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई पहचान बचती ही नहीं है। बचती ही नहीं है। जो प्रिय का है वही उसका है। अब कोई दो अलग अलग विल, दो अलग अलग इच्छाएं नहीं है, एक ही चेतना है जो दोनों में काम कर रही है। यह तर्क और बुद्धि से परे का अनुभव है। यहाँ प्रेम एक मेंटल स्टेट नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी बन जाता है, जहां मैं यह कहने के लिए बचता ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं और तुम का फासला ही मिट चुका है। हाँ, वो फासला ही मिट गया। ये सोचना भी दिमाग को हिला देता है। लेकिन यहाँ एक और कंफ्यूजन है। स्रोत की पहली लाइन में कहा गया उस एक में समाकर एक हो जाना, और फिर बाद में कहा गया दूसरे का रूप बन जाना। तो यहाँ उस एक मतलब द वन और दूसरा द अदर, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक कनेक्शन है। अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो उलझ जाएंगे, लेकिन अगर एक प्रोसेस की तरह देखें तो रास्ता साफ हो जाता है। कैसे? सोच कर देखिए, किसी से यह कहना कि जाओ और अपने ईगो को मिटा दो, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है। कैसे करे कोई? कहां से शुरू करे? हाँ, बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये परिभाषा एक प्रैक्टिकल रास्ता सुझाती है। वो कहती है कि दूसरा व्यक्ति, आपका प्रिय, उस एक यानी परम सत्ता तक पहुंचने का दरवाजा है, एक माध्यम है। ओह, अपने ईगो को हवा में डिसॉल्व करना मुश्किल है, पर किसी इंसान के लिए जिसे आप इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए अपनी इच्छाओं, अपनी मैं को पीछे रखना वो थोड़ा आसान है। प्रेम हमें ये प्रैक्टिस करने का मौका देता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि किसी इंसान से इतना गहरा प्रेम करना कि आप अपना मैं भूल जाएं, वो असल में एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। बिल्कुल। द बिलव्ड इज योर ट्रेनिंग ग्राउंड। बिल्कुल। आप प्रेम के नाम पर असल में अपने अहंकार को गलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक यही, जब आप दूसरे के लिए अपनी हस्ती मिटाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान में डिसॉल्व नहीं हो रहे होते। उस प्रोसेस के जरिए आप अपने अहंकार की मोटी दीवारों को गिरा रहे होते हैं। और जैसे ही वो दीवार गिरती है, आप सिर्फ उस इंसान से नहीं बल्कि उस परम सत्य से एक हो जाते हैं, जिसे यहाँ उस एक कहा गया है। तो दूसरे के प्रति प्रेम का समर्पण अंततः उस एक में विलय का अनुभव कराता है। वाओ, तो ये प्रेम एक ट्रायंगल जैसा है, मैं, तुम और वो परम सत्य। और जब मैं तुम में पूरी तरह डिसॉल्व होता है तो असल में दोनों मिलकर उस परम सत्य का ही हिस्सा बन जाते हैं। हाँ। जो तो रिलेशनशिप की पूरी डेफिनेशन ही बदल देता है। इसका मतलब इस नजरिए से हर गहरा प्रेम संबंध असल में एक आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। बिल्कुल। यहाँ प्रेम द्वैत से अद्वैत की यात्रा बन जाता है, 2 से 1 होने का प्रोसेस। और इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम है, जो मंजिल है, उसे स्रोत बहुत साफ और निर्णायक शब्दों में बताता है। हाँ, और वो आखिरी पंक्ति इस पूरी डिस्कशन को उसके शिखर पर ले जाती है। स्रोत कहता है, तब सिर्फ परमात्मा की ही हस्ती रह जाती है, हमारी नहीं। यही प्रेम है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया के अंत में प्रेमी और प्रिया दोनों ही नहीं बचते। यही इस परिभाषा का चरम है। जब मैं यानी प्रेमी और तुम यानी प्रिय दोनों की अलग अलग हस्ती पूरी तरह मिट जाती है, तो जो बचता है वो किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। तो फिर क्या है वो? वो एक नॉन पर्सनल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक परम अस्तित्व है जिसे यहाँ परमात्मा कहा गया है। हमारी छोटी छोटी पहचान की नदियां उस एक अनंत समंदर में मिलकर खुद समंदर बन गई हैं। अब सिर्फ समंदर ही है। तो इसका मतलब ये प्रेम दो व्यक्तियों के बारे में था ही नहीं, ये शुरू से ही एक आध्यात्मिक खोज थी जिसे हमने गलती से एक मानवीय रिश्ता समझ लिया। हाँ, आप इसे डिवाइन ट्रिक कह सकते हैं या डिवाइन डिजाइन। सही कहा। इस परिभाषा के अनुसार दो व्यक्तियों का प्रेम उस मंजिल का सबसे खूबसूरत रास्ता है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। मंजिल है परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करना। प्रेम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक आग की तरह जो हमारे कच्चे अहंकार को गलाकर कुंदन बना देती है। और जब अहंकार का पर्दा हट जाता है तो यह एहसास होता है कि असल में सिर्फ एक ही हस्ती है, और वो है परमात्मा की। मैं और तुम तो बस उस एक ही हस्ती पर दो लहरों की तरह थे जो अंत में उसी में समा गए। ये प्रेम की एक ऐसी परिभाषा है जो इसे हमारे निजी सुख दुख,
पाने खोने के दायरे से निकालकर एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाती है। यहाँ प्रेम का मकसद खुशी पाना नहीं, बल्कि खुद को मिटाना है। हाँ, खुद को मिटाना है ताकि जो परम है उसे अनुभव किया जा सके। ये सेल्फ फुलफिलमेंट का नहीं, बल्कि सेल्फ एम्प्टीइंग का मार्ग है, खुद को खाली कर देने का। और इस खालीपन का अंतिम फल है अपने छोटे सेल्फ से मुक्त होकर उस बृहद सेल्फ का हिस्सा बन जाना, जिसे हम परमात्मा कहें, ब्रह्मांड कहें या द यूनिवर्स कहें। इस दृष्टि से प्रेम सबसे बड़ी मुक्ति है, अपने आप से मुक्ति। तो आज के इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने प्रेम की एक असाधारण व्याख्या को समझा। ये सफर खुद को मिटाने की, एक शुरू में डरावनी लगने वाली बात यानी हस्ती को नेस्तनाबूद करने से शुरू हुआ, फिर ये सफर दूसरे में पूरी तरह विलीन होने, उसका ही रूप बन जाने तक पहुंचा, जहां प्रेम का पात्र उस परम सत्य का द्वार बन जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पाथ टू अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट गोल। और अंत में ये सफर परमात्मा के एकमात्र अस्तित्व के गहरे एहसास पर समाप्त हुआ, जहां मैं और तुम दोनों का वजूद मिट जाता है और सिर्फ एक ही बचता है। एक ही चेतना, एक ही अस्तित्व। ये विचार हमें प्रेम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही में हमारे समाज में, हमारी कल्चर में प्रेम अक्सर कुछ पाने की इच्छा से जुड़ा होता है। साथ, खुशी, सिक्योरिटी, वैलिडेशन। हम एक पार्टनर चाहते हैं जो हमें कंप्लीट करे। लेकिन ये परिभाषा कहती है कि प्रेम कंप्लीट करने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को डिलीट करने के बारे में है। बिल्कुल। ये अपने आप में गहरा और जीवन भर सोचने लायक विचार है। जाहिर है कि वैलेंटाइंस डे पर देने के लिए ये बेस्ट सेलिंग कार्ड नहीं बनेगा। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए अपनी हस्ती नेस्तनाबूद करना चाहती हूँ। स्रोत बहुत साफ कहता है कि ये प्रेम की वो परिभाषा है जो संत महात्मा समझाते हैं, यानी वो लोग जो आध्यात्मिक रास्ते के शिखर पर हैं।